वेलकम टू नेशन इन्फो हब विद इकराम उलग। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम हफ्ते की सीरीज़ में इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए शुरू किया था और हर हफ्ता हमारा एक वीडियो आता है। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 11 देख लिया। फर्स्ट हमने 1 to 4 में देखा कि क्या डिस्क्राइब किया गया, फिर 5 to 11 में देखा क्या डिस्क्राइब किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। उसमें है पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स और आज हम जो करेंगे वो है आर्टिकल 12 एंड 13। हम चाहेंगे कि इसको आसान अल्फाज में, कम अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इसके बाद जो आना शुरू होगा वो बहुत ज़रूरी आर्टिकल्स हैं। उसमें 14 से लेके 18 तक है, उसके आगे के हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स की हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी या मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले इंग्लैंड में आया था मैग्ना कार्टा। जो मैग्ना कार्टा है वो आया था सन 1215 में। वहाँ के इंग्लैंड के किंग जॉन ने वहाँ के लोगों को उनकी एशियन लिबर्टीज़ को देने के लिए बोला था कि हम लिखित मतलब हम रिटर्न में आपको वो देते हैं ताकि आपकी लिबर्टीज़, आपकी आज़ादी मेंटेन रहे, जो नेचुरल जस्टिस है आपकी वो मेंटेन रहे। मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक अहम ज़रिया है इन लोगों को उनके राइट्स, उनके अधिकार देने के लिए। तो इंडिया में भी उसी के तर्ज पे आया फंडामेंटल राइट्स और उसमें हम आज बात करेंगे आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 क्या है? तो आर्टिकल 12 जो कहता है वो है पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर दूसरा आता है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। उसके बाद तीसरे में बयान किया गया है लोकल बॉडीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया। फिर उसी के आगे आता है चौथा पॉइंट, उसमें है लोकल बॉडीज़ अंडर द कमांड ऑफ और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब सबसे पहला सवाल बनता है कि पार्लियामेंट क्या है, हम लोग पार्लियामेंट से क्या समझते हैं। पार्लियामेंट जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें सबसे पहले है प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है अपर हाउस, फिर आता है लोअर हाउस। अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं और लोअर हाउस को हम लोग लोकसभा के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट में जो काम हो रहा होता है वो है दो चीज़ों से, एक है लेजिस्लेचर से और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका और विधायपालिका। विधायपालिका का मतलब ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे विधेयक बनाए जाते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पे बिल्स प्रेजेंट किया जाता हो या एक्ट बनाए जाते हो या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। और संसद में सबसे बड़ा काम जो है वो यही होता है कि वहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, वहाँ पे लॉज लाए जाते हैं, वहाँ पे अमेंडमेंट्स किया जाता है। तो ये सब काम है लेजिस्लेचर्स का। मतलब कि हम जिन नेताओं को चुनकर भेजते हैं उनका काम है कि हम लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना या पॉलिसीज एंड बिल्स लेके आना। अब हमने जब विधायपालिका को या लेजिस्लेचर को समझ लिया है तो अब हम लोग को समझना है कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका क्या है। आपको पता है कि हमारे देश में लॉज बन गए हैं या संसद ने किसी लॉज को पास कर दिया है तो उसको अब आम जनता में इनेक्ट मतलब इन्फोर्स भी करना है या उसको लागू करना है। तो लागू करने का काम आता है कार्यपालिका का या एग्जीक्यूटिव्स का। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूटिव्स या कार्यपालिका लॉज को इनेक्ट नहीं करेंगे, लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। और यहीं पे सबसे बड़ी चीज़ आती है, वेलफेयर स्टेट में एग्जीक्यूटिव्स का बहुत बड़ा रोल है। वो हर तरीके से काम करते हैं ताकि फंक्शनिंग डे टू डे लाइफ में सिटीजन्स की फंक्शनिंग आसान हो सके, उनके लिए चीज़ों को मानना और फॉलो करना इजी हो सके। अब सवाल ये बनता है कि एग्जीक्यूटिव्स कौन है। तो एग्जीक्यूटिव्स में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे बड़ा नाम आता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि संसद में कोई भी कानून जब बनता है तो उस पर अगर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होता है तो वो कानून पास नहीं होता है। वैसे ही स्टेट के लिए है। स्टेट में क्या होता है कि गवर्नर के पास जब तक उस चीज़ का बिल पास नहीं हो जाए तब तक वो बिल नहीं माना जाता है कि पास हो गया है। और उसी के साथ आते हैं आप कैबिनेट मिनिस्टर्स, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स। इन लोग का काम होता है कि पावर के साथ हर चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाए। ये है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव्स। तो हमने आर्टिकल 12 के दो पार्ट देख लिए। इसमें हमने देख लिया कि स्टेट क्या है और स्टेट क्या किस किस चीज़ से कंसिस्ट करता है या पार्लियामेंट किस चीज़ से कंसिस्ट करता है। थर्ड पार्ट जो था हमारे लिए और वो बहुत ज़रूरी है वो है
स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड स्टेट काउंसिल्स। इसका मतलब साफ है कि हमने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि हिंदुस्तान जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कई सारे राज्यों को मिलाकर एक कंट्री बना है, एक देश बना है। तो उसी के हिसाब से जो इतने सारे राज्य हैं उनके अपने अपने लेजिस्लेचर्स हैं, वहाँ पे उनके अपने अपने लॉज वो लोग पास करते हैं और उसको इनेक्ट किया जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने स्टेट्स में काम करते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि इससे फंक्शनिंग आसान हो जाती है। यूनियन का अपना एक काम होता है कि वो पूरे देश के लिए उसके पास जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखे, वैसे ही स्टेट के पास होता है कि अपने राज्य में होते हुए वो राज्य सरकार वहाँ के लोगों के लिए अच्छी पॉलिसीज़ ला सके और उनके लिए काम कर सके। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी था हमारे लिए वो था कि लोकल बोर्ड अथॉरिटीज़ या अदर अथॉरिटीज़, और इसको डिफाइन बहुत आसानी से किया गया है और हम आपको बताते हैं कि लोकल बॉडीज़ या लोकल अथॉरिटीज़ से क्या मतलब है। लोकल अथॉरिटीज़, तो सबसे पहली बात हम लोग को समझना है कि अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी का सिंपल और आसान भाषा में या लैंग्वेज में हम बोले तो उसका मतलब होता है पावर टू मेक लॉज, जिसका मतलब है कि आप नए लॉज बना सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, एनफोर्स कर सकें। तो ये है अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी एज पर सब सेक्शन 31 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897 स्टेट्स दैट लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, ये सब ऐसे हैं जो हम आम जबान में जानते हैं और ये हमारे देश में पावर्स का जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें सबसे निचले स्तर पर है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके बाद स्टेट आता है और उसके बाद नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, ये सब आता है और इनका भी अपना एक अलग ही रोल है और ज़रूरी रोल है इस देश की जमहूरियत में या इस मुल्क के डेमोक्रेसी में। लोकल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एंट्री 5 ऑफ द लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल इंक्लूड्स म्यूनिसिपैलिटीज, जिला परिषद, पंचायत एक्सेट्रा। जिसका मतलब साफ है कि एंट्री 5 जो है 7th शेड्यूल का, उसमें इस चीज़ को समझाया गया है कि लोकल गवर्नमेंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें आपका जिला परिषद हो गया, पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब हो गए। अब है ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, वो है अजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये जजमेंट पास हुआ था कि लोकल टर्म जो है, लोकल अथॉरिटी जो है, उसका क्या मतलब है और उसमें क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जजमेंट ये आया था कि विलेज पंचायत जो है वो भी लोकल अथॉरिटी में आता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस है और वो है मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया और बताया कि लोकल अथॉरिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या खूबी है या खासियत है। हम आपको बताते हैं ये कुछ, इनमें से कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है कि वो जो लोकल अथॉरिटी है उसका खुद का एक लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसकी खुद की एक वजूद होनी चाहिए, वो भी कानूनी वजूद। दूसरा है वो एक मामूली गवर्नमेंट एजेंसी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका खुद अपने आप में लीगल इंडिपेंडेंट एंटिटी हो। इट मस्ट फंक्शन इन अ डिफाइंड एरिया, जिसका मतलब है कि वो एक गिनी चुनी जगह में, गिनी चुनी एरिया में ही अपना फंक्शन करता हो, उसका पूरे हर जगह पे उसका नहीं हो। उसके बाद आता है कि उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस बॉडी, लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहाँ के रहने वाले लोगों के ज़रिए से चुने गए हों, और ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ज़िला परिषद हो या नगर पालिका हो या पंचायत हो, उसका इलेक्शन होता रहता है हर 5 साल में। एक और ज़रूरी चीज़ जो है इन लोकल अथॉरिटीज़ को जो बताया गया वो ये है कि वो जहाँ पे भी फंक्शन कर रहे हो वहाँ के लिए वो हेल्थ को लेकर, जॉब्स को लेकर, वाटर को लेकर और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर वो अपने तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन लाए ताकि वो अच्छी तरीके से वहाँ पर काम कर पाए। अब आता है अदर अथॉरिटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 में कहीं पे भी अदर अथॉरिटीज़ टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है और इसी की वजह से हमारे मुल्क में आए दिन इसको लेके ओपिनियन चेंज होता रहता है। जुडिशियल में जजमेंट्स जो आते हैं जुडिशरी के, वो भी ओवर द टाइम पीरियड चेंज होता रहा है इसके लेके। अंडर आर्टिकल 12 द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से किसी भी लोकल अथॉरिटी के ऊपर
या जैसे कि आपका पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, जिला परिषद हो गया, इनके ऊपर डायरेक्ट कमांड हो। बात ये है कि अगर वो फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलता है तो उनके ऊपर उनका कंट्रोल बन जाता है, और इसी तरह से लोकल बॉडीज़ की जो पॉलिटिक्स होती है वो चल रहा होता है। तो ये था आर्टिकल 12, शॉर्ट और कंसाइज। इसमें हमने आपको समझाया कि किस तरह से लोकल गवर्नमेंट्स या लोकल अथॉरिटीज़ पावर में आती है, कैसे काम करती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है। आगे हम देखेंगे और अगली वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 13, वो बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 12 आज हमने कंप्लीट किया। अगला वीडियो हम लेके आएंगे आर्टिकल 13, जिसमें हम जानेंगे उसके फंक्शंस और उसके आइडियाज़ और प्रिंसिपल्स को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही साथ कमेंट करके हमें आप बताएं कि हम इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं और क्या नई तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन है तो हम उसके लिए भी ओपन हैं। आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को बेहतर करें। थैंक यू टीम NIH।